हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे और हमने इसके बहुत सारे पिन्स पर डिस्कशन किया था, जैसे जो एड्रेस मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस है, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और स्टेटस सिग्नल्स हैं। इसके अलावा जो पावर सप्लाई के लिए सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी रिलेटेड सिग्नल है, तो इन सारे सिग्नल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, और कुछ कुछ सिग्नल्स जो रिमेनिंग हैं उनके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो दो मोड्स में ऑपरेट कर सकता है। इट कैन ऑपरेट इन टू मोड्स। फर्स्ट मोड इज कॉल्ड एज मिनिमम मोड एंड द सेकेंड मोड इज कॉल्ड एज मैक्सिमम मोड। तो अगर हम मिनिमम मोड की बात करें तो जब व्हेन only one 8086 microprocessor is to be used in a microcomputer system, then it is minimum mode of operation. And if more than one microprocessor or multiprocessor system is used, it means with more than one 8086 microprocessor, then this type of mode of operation is called as maximum mode of operation. जब एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ एक 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है तो उसे इस मोड ऑफ ऑपरेशन को बोलते हैं मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन। और जब एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर्स यूज होते हैं या मोर देन वन 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है तो उसे इस मोड ऑफ ऑपरेशन को बोलते हैं मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम मोड ऑपरेशन के लिए ये जो पिन्स हैं, यहाँ पर पिन डायग्राम में हम देख सकते हैं। यहाँ पर तो ये पिन नंबर 24, पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31। ठीक है, ये जो पिन्स हैं पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31। तो मिनिमम और मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए ये जो पिन्स हैं फ्रॉम पिन नंबर 24 टू पिन नंबर 31 ये डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे पिन्स हैं वो कॉमन हैं दोनों मोड्स में। The remaining the other pins means except pin number 24 to 31, the other pins are common for minimum and maximum mode of operation. ठीक है, तो जो जो ये पिन नंबर 24 टू 31 पिन्स हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पिन नंबर 24 से 31, पहले हम लोग मिनिमम मोड ऑपरेशन की बात करेंगे जिसमें एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ एक 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम मिनिमम मोड ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें पिन नंबर 24 से 31 में कौन कौन से सिग्नल्स यूज होते हैं मिनिमम मोड में। तो INTA बार दैट इज एन एक्टिव लो सिग्नल, ALE DEN दैट इज एक्टिव लो सिग्नल, DT/R बार, M/IO बार, WR बार इट इज ऑल्सो एक्टिव लो सिग्नल, HLDA एंड होल्ड। तो ये जो पिन्स हैं या ये जो सिग्नल्स हैं वो मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मिनिमम मोड पिन्स के बारे में। तो मिनिमम मोड पिन्स के बारे में हम INTA बार जो कि पिन नंबर 24 पर कनेक्टेड है। तो INTA बार की अगर हम बात करें तो INTA बार का क्या पर्पज होता है। तो INTA को हम बोलते हैं, INTA पहले बात तो इसमें बार लगा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। एंड जब कोई इंटरप्ट प्रोसेसर उसको किसी इंटरप्ट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस को इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल का यूज करता है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि प्रोसेसर ने इंटरप्ट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, सो the 8086 this is an output signal which will be low on INTA bar pin. It is low to indicate or to acknowledge to the external device from where the interrupt is requested to indicate that the interrupt request is accepted by the processor.
ठीक है। तो INTA बार जो है वो एक एक्टिव लो सिग्नल है जो कि इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल है, और ये किससे रिलेटेड है? दिस पिन इज रिलेटेड टू द नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट दैट इज INTR, and when microprocessor receives an INTR signal, it acknowledges the interrupt by generating the interrupt acknowledge signal which is an active low signal। ठीक है, तो ये INTA बार की हमने बात का फंक्शन समझा जो कि इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल है और एक्टिव लो सिग्नल है। ठीक है, फिर पिन नंबर 25 इज फॉर ALE। तो ALE के बारे में हमने 8085 में भी पढ़ा था। 8085 में भी ALE पिन का यूज होता है। तो ALE का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ALE का फंक्शन क्या होता है, ALE सिग्नल जो है वो हर मशीन साइकिल के T1 वाले T स्टेट में एक्टिवेट होता है या हाई होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? तो इट इज यूज टू demultiplex the address and data bus. It is used to demultiplex the address and data lines using external latches. ALE के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था 8085 में कि जो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा लाइंस होती हैं उनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एक लैच का यूज होता है, और उस लैच को इनेबल करने के लिए ALE सिग्नल का यूज होता है। तो विद द हेल्प ऑफ ALE सिग्नल एंड लैच द मल्टीप्लेक्स्ड बसेस कैन बी डीमल्टीप्लेक्स्ड। ठीक है, और ALE हाई कब होता है? तो जो भी मशीन साइकिल होगा उसके T1 T स्टेट में, फर्स्ट T स्टेट में ALE विल बी हाई, and in this duration the microprocessor will send the signal to latch the address प्रोसेसर जो है ALE सिग्नल को हाई करता है जिससे कि एड्रेस को लैच किया जा सके। ठीक है, ओके। देन पिन नंबर 26 DEN which is an active low signal and it is called as data enable signal। तो ये एक आउटपुट सिग्नल होता है, ये एक आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है, इट इज एन आउटपुट सिग्नल which is used as the output enable for the data transceivers. It is used an output signal for the data transceivers। इसका मतलब ये हुआ कि जब 8086 डेटा ट्रांसफर को परफॉर्म करता है और DEN क्योंकि ये एक्टिव लो सिग्नल है, जब ये 0 होगा या जब ये एक्टिव होगा तो इस सिग्नल का यूज ये होता है कि ये जो ट्राई स्टेट बफर है, बाई डायरेक्शनल जो ट्राई स्टेट बफर है उसको इनेबल कर सके। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर में यूज होता है जिससे कि बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट बफर को इनेबल किया जा सके। ओके, ठीक है, तो दिस इज डेटा इनेबल सिग्नल एंड यूज टू इनेबल द बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट बफर। ठीक है, देन पिन नंबर 27 इज DT/R बार। इसका मीनिंग क्या है इस पिन का? DT/R बार डेटा ट्रांसमिट और रिसीव। तो ये भी एक आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पर हम एरो से देख सकते हैं कि ये INTA बार, ALE, DEN बार और DT/R बार ये सारे आउटपुट सिग्नल्स हैं। ठीक है, आउटपुट सिग्नल है जो कि प्रोसेसर से जाएगा। इसका पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो थ्रू द डेटा ट्रांसीवर्स। डेटा फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, डेटा फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो भी मशीन साइकिल इसके T1 T स्टेट में इनेबल होता है। अगर ये लॉजिक 1 है तो ये डेटा ट्रांसफर के डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लॉजिक 1 है तो इसका मतलब हुआ कि जो बफर्स हैं, those buffers will be used to transfer the data from the 8086। तो अगर DT/R बार ये जो सिग्नल अगर हाई है या लॉजिक 1 है, इसका मतलब कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम द प्रोसेसर से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और अगर ये लॉजिक 0 है
इसका मतलब कि 8086 will receive the data from the buffers. 8086 will be receive the data from the buffers, and if it is high, it means 8086 will transfer the data to the buffers. ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया था, ट्रांसीवर्स। ट्रांसीवर्स का मतलब ये होता है कि जो बाई डायरेक्शनल buffers होते हैं used for the data transfer in the both directions, that are called as transceivers, because the bidirectional data transfers are serving the purpose for both transmission and reception of the data. So that's why the bidirectional buffers are called as transceivers. Then pin number 28, M/IO bar, means memory / input or output. This signal is used by the microprocessor to distinguish the operation which is being performed is either related to the memory or related to the input output device. So it is used to distinguish the memory access और input output access. ठीक है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि जब इस पिन पर लॉजिक 1 होगा तो इसका मतलब है कि मेमोरी एक्सेस किया जा रहा है या जो भी ऑपरेशन है वो मेमोरी से रिलेटेड है, और जब इस पिन पर, जब पिन नंबर 28 पर लो सिग्नल होगा, इसका मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस किया जा रहा है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश whether the operation is related to the memory or related to the input output device. Then the next signal, that is pin number 29. Pin number 29, WR bar. तो WR bar means ये एक्टिव लो सिग्नल है जो कि राइट, ये राइट सिग्नल है, and it is active low signal. So when it is low, the microprocessor performs the memory or input output write operation. When it is low, it means the microprocessor is performing the write operation either related to the memory or related to the input output device, and if it is related to the memory or related to the input output device, it will be indicated by this pin number 28, M/IO bar. Then pin number 30 is HLDA. HLDA means hold acknowledge. HLDA means hold acknowledge. ठीक है, तो HLDA इसका क्या फंक्शन है? तो जब प्रोसेसर होल्ड सिग्नल को का जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए HLDA सिग्नल का यूज करता है, होल्ड को एक्नॉलेज करने के लिए, एंड इट इज एक्टिव हाई सिग्नल. इट इज एक्टिव हाई सिग्नल. और जब होल्ड की रिक्वेस्ट को हटा लिया गया तो HLDA भी लो हो जाता है. When hold request is removed, then HLDA goes low. So HLDA means hold acknowledge. It is issued by the processor when it receives the hold request. Then pin number 31, that is hold signal. तो hold signal का क्या फंक्शन है, ये भी हमने hold और HLDA दोनों ही पिंस हमने 8085 में भी डिस्कस किया था. When the DMA controller needs to use the address and data bus, then it sends a request to the processor with the help of this hold pin. ठीक है, तो जब DMA कंट्रोलर को बसेस का कंट्रोल चाहिए होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजता है होल्ड पिन की हेल्प से, होल्ड सिग्नल की हेल्प से. ठीक है, तो ये जो पिन्स है पिन नंबर 24 से 31, ये अभी जिन पिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, INTA, ALE, DEN, DT, R bar, M/IO bar, WR bar, HLDA एंड होल्ड, ये जो पिन्स हैं वो रिलेटेड टू द मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन है. अब हम मैक्सिमम मोड ऑपरेशन की बात करेंगे, जिसमें पिन नंबर 24 से 31 पर डिफरेंट सिग्नल्स यूज होते हैं. तो अभी हम मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं. तो हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन की. अच्छा, ये मिनिमम मोड में प्रोसेसर ऑपरेट कर रहा है या मैक्सिमम मोड में प्रोसेसर ऑपरेट कर रहा है, इसको कौन इंडिकेट करता है? पिन नंबर 33. इफ देयर इज लॉजिक
1 on this pin, it is indicating that processor is operating in minimum mode. If there is logic 1 or high level of logic in this pin, at this pin, then it is indicating that the processor is operating in minimum mode of operation. And if there is low signal or logic 0 at this pin number 33, then it is indicating that processor is ऑपरेटिंग इन द मैक्सिमम मोड. ठीक है, तो अभी हम लोग मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं. यहाँ पर मैक्सिमम मोड ऑपरेशन में जो पिन नंबर 24 से 31 है, दीज पिन्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज, यहाँ पर लिखा हुआ है इनका नाम. पिन नंबर 24 इज इंटरप्रेटेड एज QS1, 25 QS0, 26 S0 बार, 27 S1 बार, 28 S2 bar, 29 lock, 30 RQ/ZT1 and 31 RQ bar /ZT0. So these are the signals which is used in the maximum mode of operation. तो शुरू करते हैं पिन QS1 और QS0 से. QS1 और QS0. तो ये जो सिग्नल्स हैं QS1 और QS0, इनका क्या फंक्शन है? ये दो पिन्स हैं, इनका फंक्शन है कि इंस्ट्रक्शन क्यू जो है बस इंटरफेस यूनिट में, इंस्ट्रक्शन क्यू, उसके स्टेटस को इंडिकेट करना. द फंक्शन ऑफ QS0 एंड QS1 इज टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द instruction queue. Okay, these are queue status signals and are available at pin 24 and 25. These signals provide the status of instruction queue. Their conditions are shown in the table. तो QS0 और QS1, जब इन दोनों पिन्स पर लो सिग्नल होता है तो इसका मतलब है कि नो इंस्ट्रक्शन इज टेकन फ्रॉम द क्यू. So all the 6 registers of queue are full, क्योंकि हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू में 6 रजिस्टर्स होते हैं और ये 6 बाइट्स को फेच करके स्टोर कर सकता है. तो अगर QS0 और QS1 जो कि क्यू के स्टेटस को इंडिकेट कर रहे हैं, अगर इन दोनों पिन्स पर लो सिग्नल हो, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन क्यू से नहीं लिया गया है. नो इंस्ट्रक्शन इज टेकन फ्रॉम द क्यू. सो ऑल द 6 रजिस्टर्स ऑफ द क्यू और इंस्ट्रक्शन क्यू आर फुल. It is indicating no operation during the last clock cycle. Nothing was taken from the queue. It means all the 6 registers of the instruction queue are full. And if there is 0 at QS1 pin and logic 1 at QS0 pin, then it means first byte, the first byte is taken from the queue. ठीक है, the byte taken from the queue was the first byte of the instruction. तो 0 1 QS1 और QS0, इस पर अगर 0 1 है तो इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट बाइट वहां से क्यू से लिया गया है उसको फेच करने के लिए. It is indicating the first byte. The byte taken from the queue was the first byte of the instruction. Okay, then if QS1 is logic 1 and QS0 is logic 0, it will indicate that queue is empty. Queue is empty. Okay, means instruction queue is cleared or it is flushed. The queue has been reinitialized as a result of the execution of a transfer instruction or branching instruction. So QS1 और QS0 पर अगर लॉजिक 1 और लॉजिक 0 है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि क्यू जो है वो एम्प्टी हो गया है और it has been reinitialized due to branching instruction. So due to branching instruction, all the queue are cleared. All the queue registers are cleared. Then 1 1 at QS1 and QS0 indicates that next byte from the queue or subsequent byte from the queue. The byte taken from the queue was a subsequent or next byte of the instruction. तो फर्स्ट बाइट को कौन इंडिकेट करता है?
QS1 और QS0 पर 0 1 हो तो, और सब्सिक्वेंट बाइट या नेक्स्ट बाइट ये कैसे इंडिकेट होगा जब QS1 और QS0 पर 1 1 हो तो ये जो है Q स्टेटस कोड्स हैं, क्योंकि QS0 और QS1 ये दो सिग्नल्स जो हैं, दो पिन्स जो है 806 में, जो कि मैक्सिमम मोड में ये इंडिकेट करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन क्यू है इसका क्या स्टेटस है। अगर इन दोनों पिन्स पर 0 0 है इसका मतलब कि जो क्यू है वो फुल है, और अगर 0 1 है इसका मतलब कि फर्स्ट बाइट जो है वो क्यू से लिया गया है। 1 0 है इसका मतलब क्यू जो है एम्प्टी है, और जो 1 1 है इसका मतलब है कि नेक्स्ट बाइट या सब्सिक्वेंट बाइट क्यू से लिया गया है। ठीक है, these are the status signals for the instruction queue. Then three signals or three pins are S0, S1 and S2. S0, S1 and S2. Okay, so these are status signals which indicate the operation is being, which type of operation is being done by the microprocessor, which type of operation is being performed by the microprocessor. तो ये स्टेटस सिग्नल्स क्या इंडिकेट करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ओके, सो दीज आर द स्टेटस सिग्नल्स दैट प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन which is used by the bus controller 8288 to generate memory and input output control signals. And these three signals S0, S1 and S2, these signals are available at pin number 27, 26, 27 and 28. यहाँ पर हम देख सकते हैं पिन नंबर 26, S0, 27, S1 and 28, S2 are active low signals. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि S0, S1 और S2 कैसे कौन कौन से ऑपरेशन के स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेटस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस इंडिकेटेड बाय S0, S1 एंड S2. तो अगर इन पिन्स पर 0 0 0 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कौन से ऑपरेशन को, इंटरप्ट एक्नॉलेज. इन पिन्स पर अगर S2, S1, S0 बार, इन पिन्स पर अगर 0 0 1 है तो इंडिकेट कर रहा है कि रीड इनपुट आउटपुट पोर्ट, मतलब आईओ से आईओ रीड का ऑपरेशन है. देन अगर 0 1 0 है तो राइट आईओ पोर्ट, और अगर 0 1 1 है तो हॉल्ट ऑपरेशन. 1 0 0 है तो कोड एक्सेस. 1 0 कोड एक्सेस का मतलब हो गया फेच. फेच कहते हैं ना to access the opcode from the memory into the processor, that is called as code access or fetch operation. So it is indicated by 1 0 0. Then अगर 1 0 1 है इन पिन्स का जो लॉजिक, तो इसका मतलब मेमोरी रीड. 1 1 0 है तो मेमोरी राइट, और 1 1 1 है तो दिस इज कॉल्ड पैसिव स्टेट एंड मीन्स नॉट डिफाइंड. तो ये जो डिफरेंट इन पिन्स पर लॉजिक लेवल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमने यहाँ पर टेबल में डिस्कस किया है. ठीक है, सो दीज आर द स्टेटस सिग्नल्स दैट प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसर. देन लॉक. The next signal is lock. This is an output signal. This is, यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉक पिन नंबर 29. ठीक है, so it is an active low signal. It will be indicated by bar here. It is an active low signal, and when this signal is low, it means all interrupts are masked. ये लॉक अगर ये एक्टिवेट है
मीन्स अगर इस पिन पर लो है, इसका मतलब ये है कि सारे इंटरप्ट मास्क हो चुके हैं और कोई भी जो होल्ड रिक्वेस्ट है वो नहीं ग्रांट किया जाएगा. No hold request will be granted when there is low signal on this lock pin. In a multiprocessor system, all other processors are informed that they should not ask the CPU uh, for hand over the control of the buses with the help of this lock signal. तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में अगर दूसरे सभी प्रोसेसर्स को ये इन्फॉर्म करना है कि कोई भी इंटरप्ट का रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं किया जाएगा, मींस कि बसेस का कंट्रोल जो है वो रिलिंक्विश नहीं किया जाएगा, तो इसको इन्फॉर्म करने के लिए लॉक पिन का यूज किया जाता है जब इस पर लो सिग्नल होगा तब. So when it is low, all interrupts are masked and no hold request is granted. In a multiprocessor system, all other processors are informed that they should not ask the CPU for relinquishes the buses with the help of this active low signal, that is lock. इसके बाद दो और पिन्स हैं RQ/ZT1. ये एक्चुअली एक्टिव लो सिग्नल्स हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं पिन नंबर 30 एंड 31, पिन नंबर 30 एंड 31. तो RQ बार और GT1, RQ बार/GT0. यहाँ पर होना चाहिए RQ बार, ठीक है. This is indicating that we are going to discuss the function of this pin. तो ये दो पिन है RQ बार/ZT1 और RQ बार/ZT0. These are request or grant signals used by the other processors requesting the CPU to release the system bus. तो ये अदर प्रोसेसर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले सिग्नल्स हैं कि क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टम बस को रिलीज करने के लिए. When the signal is received by the CPU, then it sends acknowledgement, okay, and RQ bar/ZT0 has a higher priority than RQ bar/ZT1. So this both pins are used by the other processors requesting the CPU to release the system bus, but the RQ bar/ZT0 has higher priority than RQ bar/ZT1. So these are the input as well as output pins. And जो इनका फंक्शन क्या है कि जो दूसरे प्रोसेसर्स हैं, क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो जो अदर प्रोसेसर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सीपीयू को कि सिस्टम बस को रिलीज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ दीज पिन्स, रिक्वेस्ट ग्रांट पिन्स, ठीक है. और जब सीपीयू ये सिग्नल मतलब जो रिक्वेस्ट है उसको जब रिसीव करता है तो सीपीयू जो है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है उसी लाइन पर, सेम लाइन से, ग्रांट सिग्नल. So RQ bar/ZT0 has the highest priority, ठीक है. तो ये जो RQ bar/ZT1 and RQ bar/ZT0, these are the request grant pins, okay. ठीक है. तो ये जो इनका फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे. So these requests are used by the other processors to the CPU to release the bus control, ठीक है. और ये कैसे होता है, तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जब कोई अदर प्रोसेसर सिस्टम बस के कंट्रोल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो लो सिग्नल भेजता है इनमें से किसी एक पिन पर RQ bar/ZT1 और RQ bar/ZT0. तो जब कोई अदर प्रोसेसर बसेस के कंट्रोल के लिए उसे जब चाहिए उसका कंट्रोल, बसेस का कंट्रोल, तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट भेजता है तो कौन सा सिग्नल भेजेगा, लो सिग्नल ऑन दिस पिन्स, एनी वन ऑफ दिस पिन्स, ठीक है.
और तो जब प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर उस टाइम पर जो भी अपना करंट बस साइकिल को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद प्रोसेसर का जो हाई प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। प्रोसेसर जो है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को भेजेगा विद द हेल्प ऑफ द सेम पिन, उसी पिन पर, लेकिन वो हाई लॉजिक हाई सिग्नल होगा, ठीक है। और जो प्रोसेसर जो अदर डिवाइस है जिसने रिक्वेस्ट किया था उसको जब वो सिग्नल मिलेगा, जब एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलेगा उस अदर प्रोसेसर को, तो वो उसे जो सिस्टम बस है उसका कंट्रोल मिल जाएगा और वो अपना जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद फिर से जो अदर प्रोसेसर है वो प्रोसेसर को लो सिग्नल भेजेगा सेम पिन पर, आर क्यू बार ऑब्लिक GT1 जो है या आर क्यू बार ऑब्लिक GT0 सेम पिन पर, ठीक है। ये इन्फॉर्म करने के लिए कि बसेस का कंट्रोल जो है वो एंड किया जा रहा है, तो वापस बसेस का कंट्रोल मेन प्रोसेसर को देने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल्स हैं जिसके थ्रू जो अदर प्रोसेसर्स हैं एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में वो बसेस का कंट्रोल अब किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट पिन विच इज़ एन एक्टिव लो पिन। और अपना टास्क जो प्रोसेसर है उसको एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करने का मतलब है कि जो बसेस का कंट्रोल है वो अदर डिवाइस जो है उसको मिल गया है। उसके बाद वो अदर डिवाइस अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद ये बताने के लिए कि इसका टास्क परफॉर्म हो चुका है, वो फिर से जो CPU है उसके पास लो सिग्नल भेजेगा ऑन द सेम पिन, ठीक है। तो ये जो पिन्स हैं, these are the request grant signals used by the other processors requesting the CPU to release the system bus, okay। तो ये जो पिंस हैं हमने 8086 के डिफरेंट मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, सारे पिंस को हमने कवर कर लिया है। कुछ पिंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, जो रिमेनिंग पिंस हैं उसको हमने इस लेक्चर में देखा। तो पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086 ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हमने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के सारे पिंस के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जो कि एक 40 पिन की आईसी है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेमोरी सेगमेंटेशन, ठीक है। थैंक यू।